हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। थोड़ा बच्चों को लगता है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपने इसका समझ लिया, डायग्राम सारे क्लियर हो गए तो बहुत सिंपल बुक हो जाएगी आपके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अ प्लेस जहाँ पे हम अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं, ठीक है, अर्निंग करते हैं, वेयर वी अर्न आवर लिवलीहुड। ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले इकोनॉमी। अब बात आती है बेटा इकोनॉमी के अंदर हमारे पास की इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी तक हमने देखा इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट आवर इकोनॉमी। अब देखिए बेटा, जो हम लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सबको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, हमारी डेली की नीड्स होती हैं। अगर वो नीड्स हमारी पूरी हो रही हैं तभी तो हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जो हम चाहते हैं, क्या हमको सब कुछ मिल जाता है? ऐसा तो नहीं है। हर इंडिविजुअल जो है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने आपको एक चीज दे दी तो आपकी नेक्स्ट डिमांड हो जाती है। इस तरीके से वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू इसमें बताया कि जैसे आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, यार्न बनाया आपने, कॉटन कुछ हुआ, ठीक है, आपने अपने लिए कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, हो सकता है आप उसमें से सेल्फ कंजम्पशन करें, हो सकता है आप दूसरे जने को भी दें। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, जो चीज मुझे चाहिए मैं किसी और से खरीदूंगी, और जिसको मेरी वाली चीज चाहिए वो मेरे से ले लेगा। तो एक टाइम पे आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं। बट देखिए, कोई भी चीज अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, मेरे को प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, एक्सचेंज भी करना पड़ता है चीजों को। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सचेंज को बताते हैं। हर इंडिविजुअल जो होता है उसको रिसोर्सेज चाहिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बट मार्केट में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सभी की नीड्स को पूरा कर सकें। तो प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, वो प्रॉब्लम्स हमको इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़नी है। सबकी जो नीड है ना बेटा, वो सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और अनदर। ठीक है, अब जो चीज आप बना रहे हैं तो आप उस टाइम पे प्रोड्यूसर हैं, आपने किसी और से खरीदी कोई चीज तो आप कंज्यूमर बन गए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको यही है। अब एलोकेशन रिसोर्सेज का करना, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अपने को प्रॉपरली चीजों को एलोकेट करना होता है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपने एक बारी गलत कर दिया कोई चीज को एलोकेट, तो फिर वो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आती है कंट्री के अंदर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं बच्चे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या प्रॉब्लम है? ये 3 एक्टिविटी होती है बेटा, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जो हम अर्निंग के लिए अपना काम कर रहे हैं। हर सोसाइटी के अंदर ही हर एक को देखो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को फेस करना पड़ता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है बेटा? स्कार्सिटी का मतलब होता है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मींस व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट। तो क्योंकि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉब्लम आती है इस स्कार्सिटी की वजह से कि हमारे पास एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। अब हर कंट्री के अंदर ही बच्चे रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। अगर इतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल होते ना मार्केट के अंदर, तो कोई इशू ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी मार्केट के अंदर। लेकिन क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सेकंड हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। अभी हम सुबह का खाना खाते हैं तो हमारे को लगता है कि ठीक है, उस टाइम के लिए हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट अगेन लंच हमें चाहिए, फिर हमें इवनिंग में स्नैक्स चाहिए, फिर हमें डिनर चाहिए। तो इट मीन्स कि अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। अब वो भी हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारे को प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हर चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस बता रखे हैं। अगर मैं आपको कहती कि आपको मार्केट से यही बुक परचेज करनी है, आपकी टीचर ने आपको कंपल्सरी बोल दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जाते मार्केट में, आप ऑथर का नाम बोलते और आप मार्केट से लेकर आ जाते। बट प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? क्योंकि आपके पास सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। आप ये भी बुक ले सकते हैं, आप सेकंड प्रेफरेंस भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, तो इसलिए आपको अगेन प्रॉब्लम आती है चॉइस करने की। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। अब आपको प्रॉब्लम आई चॉइस करने की, तो अब चॉइस आप करेंगे, मींस आपने क्या करा, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करा अपना। ठीक है, और जब आपने प्रॉपर एलोकेशन करा तो आपने देखा कि आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है। इट मींस कि इसको आप बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? इकोनोमाइजिंग।
ठीक है, इसी को ही बोलते हैं बच्चे। तो कई बार ये भी आ जाता है कि इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। अब कहता है कि 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं बेटा, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। अब आपको देखना है कि 3 प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी हैं। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, और कई बार आप 3 मार्कर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिख कर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ 1 मार्क, क्योंकि ये पॉइंट एक ही है। ये उसके ही अंदर 3 बात होती है बेटा, 1 पॉइंट के ही पार्ट्स हैं ये तो, ठीक है। और ये पॉइंट किसका है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का है, कि एलोकेशन के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom। व्हाट में आपको कौन सी 2 बातों का ध्यान करना है कि मैं कंज्यूमर गुड्स को बनाऊं या मैं कैपिटल गुड को बनाऊं। अब कंज्यूमर गुड तो क्या हुआ, जो आपके पास ब्रेड बटर आ जाता है। कैपिटल गुड्स में गन्स बन जाती हैं, मशीनरी बन जाती है। अब मैंने सोचा कि भाई मेरे को तो कंज्यूमर गुड बनाना है, तो ठीक है कि मैंने चॉइस तो कर ली कि दोनों में से मैं कौन से गुड्स को ले रही हूँ, कंज्यूमर को। तो साथ में ये भी देखो कि मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है। आपने पहले ये डिसाइड कर लिया, फिर क्वांटिटी को आपने डिसाइड किया कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अब हाउ में मेरे को क्या देखना होता है, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स अब मेरे को ये देखना है कि मैं कौन सी टेक्निक को यूज करूं। टेक्निक कौन सी अवेलेबल है, लेबर को करूं या मैं कैपिटल को यूज करूं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हूँ तो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बात है, जहां पर लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन यूएसए की बात करें तो वो बात करेंगे कैपिटल की, उनके पास कैपिटल पैसा ज्यादा है, वहां मशीनरी से सब कुछ हो जाता है, तो ये चीज हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है क्वेश्चन वो आता है फॉर whom, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, किसके लिए करूं, रिच के लिए करूं या पुअर के लिए करूं। तो मैंने देखा भी जिसकी इनकम ज्यादा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जिसकी इनकम ज्यादा है मैं उसके लिए प्रोड्यूस कर लूंगी। एक तो इस बात पे डिपेंड करता है, ये पेपर में बहुत बार आता है फॉर whom, तो रिच और पुअर के लिए करा तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ही मैंने देखा। अब एक और फैक्टर को मैं देखती हूँ कि फैक्टर पेमेंट किस तरीके से हो रही है। अगर आपको मैं पेमेंट ही ज्यादा कर रही हूँ तो नेचुरल है कि वो बंदा फर्दर एक्सपेंडिचर करेगा, और जब वो खर्चा करेगा मार्केट के अंदर आके तो हमारी इनकम बन जाएगी। तो हमने ये चीज चेक करनी है। अब हम इसको बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हर सोसाइटी के अंदर आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर मैंने कोई चीज पसंद करी तो उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और लग्जरी आइटम, whether to have more agriculture commodity or industrial product। तो so we have to choice between two commodities। ठीक है, इजी करने के लिए हम सिर्फ अभी 2 कमोडिटीज के बीच में चॉइस को देखते हैं। अब आपने जो भी देखा तो उसकी आपको क्वांटिटी को भी चेक करना है। सेकंड, हाउ दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। हर सोसाइटी के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड। क्या मैं लेबर इंटेंसिव को यूज करूं या मैं कोई टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स को यूज करूं। फॉर होम की जब बात करेगा तो आपने देखा कि हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस, की मैं इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, एक्टिविटी को कि कैसे कहाँ जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस, एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीनों पार्ट किसके मैंने आपको समझाए हैं, एलोकेशन के, जो कि सिंगल पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा कि एलोकेशन हो गया, स्कार्स रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया गुड्स का, तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इस तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, बट उससे पहले पीपीसी से पहले आपको अब समझना है कि आप सिर्फ एलोकेशन नहीं लिख कर आएंगे, आपको जब वो पूछेंगे तो आपको सेकंड पॉइंट जो मेंशन करना है बेटा, सेकंड पॉइंट में आपने क्या मेंशन किया, यहाँ पर एलोकेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करना, तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी पॉइंट होता है। और थर्ड हमारे पास जो बात आती है दैट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी हम बुक के अकॉर्डिंगली करते जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं। अब बताइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश कमोडिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए अपने को क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 2 कॉम्बिनेशंस मिनिमम हम मान के चलते हैं, इजी करने के लिए हम 2 ही लेते हैं एक टाइम पर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या आप इसको कर्व बोल दीजिए, और कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जहां भी आपके पास कर्व वर्ड आएगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मेंशन करना है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों आया भाई, क्योंकि स्कार्सिटी थी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड थे हमारे,
हमें कलेक्टिवली काम को करना था, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी फिर आपने मेरे को दे दिया, तो मैं हाउ मच को भी देखकर चलूंगी। तो अब मेरे को यही इकोनॉमी में देखना था कि कैसे मैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करूं, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बनाऊं कि भाई मेरे को कितना पैसा, सपोज कि आपकी इनकम 10,000 रुपीज है, तो अगर मैंने यहाँ पर ये जो है ना 8,000 स्पेंड कर दिया, अगर मैंने 8,000 स्पेंड कर दिया यहाँ पर बेटा, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पर 2,000 कर दिए, तो मेरे पास ये एलोकेशन हो गया अपने 10,000 की इनकम का। तो मुझे डिसाइड करना है, अगर मैंने यहाँ पर 7,000 कर दिए, ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट के लिए क्या बचेगा, मेरे पास फिर यहाँ 3,000। तो प्रॉपर एलोकेशन मेरे को टाइम टू टाइम करते रहनी पड़ेगी। क्लियर होगी यहाँ तक की भी बात आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है ये भी हो गया। तो हमने कॉम्बिनेशन देखी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सपोज कि कॉर्न एंड कॉटन के अंदर मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज बोथ द कमोडिटीज साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है पॉसिबल। आप अगर एक को बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो आपको दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। और सेम रेट से देखो नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ 1 1 से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, तो यहाँ पर क्या था 1:1, 2:1, ठीक है, 3:1, इस तरह की कॉम्बिनेशन चल रही है। तो हमें ऐसा करना पड़ता है बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, इन बोथ। अगर एक को बढ़ाएंगे, इफ यू वांट टू इंक्रीज वन कमोडिटी, यू मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस अनदर वन। That's why production possibility frontier gives you the combination of corn and cotton in such a manner where you can utilize your resources properly. अब बच्चे ये कर्व हमारा हमेशा कैसा है, दो बातें हैं, इसको भी बहुत ध्यान से करना है आपको। दो बातें हैं कि एक तो हमारा कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, और दूसरी बात इसको हम कहते हैं कनकेव। जहां आपने कनकेव बनाया, पूरे फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो में सिर्फ आपका कनकेव की बात है, उसके अलावा सारे चैप्टर्स में बेटा कन्वेक्स कर्व्स बनेंगे। कनकेव हमारा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जब वो कनकेव कहेगा तो अकेला ही एक ऐसा लॉ है जो फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई हुआ है, बाकी कहीं पे नहीं होना। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीजिंग जरूर लर्न रखना है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये लॉ है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई होगा। If more of the scarce resources are used in the production of corn, then less resources are available for the production of cotton and vice versa. So आपने जिस चीज को पाने के लिए दूसरे को खोया है, that is known as opportunity cost. Opportunity cost is the next best alternative for gone. एक को पाने के लिए दूसरे को खोना, next best alternative for gone. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपकी जॉब लग रही है सपोज 30,000 की ए में, बी में आपको मिल रहे थे 50,000 एंड सी ऑप्शन थी आपके पास 60,000 की, अब मैंने मान लो ऑप्ट करी 50,000, तो इससे इमीडिएट पहले वाली मेरे लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैंने 50,000 को पाने के लिए जॉब को एक्सेप्ट करा है और किसको छोड़ दिया, 30,000 को, तो ये इमीडिएट हुई। अगर 60,000 की बात करते तो फिर हमारे पास क्या हो जाती, 50,000 हो जाती, ठीक है। तो बेस्ट देखना है अपने को सिर्फ एक पहले वाला, ऐसा नहीं कि 60 के लिए 30 पे आ जाओ जंप करके, सिर्फ एक एक को करके आपको ऊपर बढ़ना है, इमीडिएट उससे पहले वाले को देखकर आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। क्लियर? नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी में बच्चे अब कई तरह के इकोनॉमिक सिस्टम थे हमारे, बहुत इजी है इकोनॉमिक सिस्टम्स तो हमारे पास, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से थे, सबसे पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, सेंट्रली प्लान्ड नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी थी, यही सारे की सारी एक्टिविटीज को देखते थे, प्रॉपर एलोकेशन करते थे। गवर्नमेंट ही सब कुछ कर लेगी ना, जब प्लानिंग ही करके चल रही है तो गवर्नमेंट ही कर लेता है सब कुछ, किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे एजुकेशन है, चाहे इंडिविजुअल को कोई भी चीज कितनी करनी है, तो गवर्नमेंट जो है ना, the government might try to induce the individual to produce adequate amount of such a good or services. Government may itself decide to produce a good in the question. तो यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हमने पढ़ लिया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ओन्ड हो गया यहाँ। तो सेकंड केस आया अपने पास में बच्चे मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हमारी जो होती है, यहाँ पर सब कुछ मार्केट ने देखना है। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई देखेंगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस से इक्विलिब्रियम सेट हो जाते हैं।
और अपने को फिर वही एक्सेप्ट करने होते हैं। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर ये लाइन बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं कि एक मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का जो कंसेप्ट है हमारे पास। तो बाइंग और सेलिंग करने के लिए कमोडिटीज को इंडिविजुअल जो होते हैं मे और मे नॉट मीट ईच अदर इन द फिजिकल सिचुएशन और लोकेशन। इंटरैक्शन उनका किसी भी तरीके से हो सकता है, आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है। तो मार्केट सिस्टम में आपको बस एक पैसे देने होते हैं। अब आपने मान लीजिए 10 की डिमांड करी, मेरे पास 10 कमोडिटीज अवेलेबल है, मैं आपको अपना वो चीजें दे दूंगी। तो रियलिटी में ऐसा होता भी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि इकोनॉमीज जो होती हैं कई बार मिक्स होती हैं, लाइक इन इंडिया, जहां गवर्नमेंट भी आ गई और जहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। तो ये हमारी इंडिया के अंदर है। सेंट्रली प्लान्ड की बात करोगे, चाइना एग्जाम्पल आ जाएगा। हमारी इकोनॉमी इंडिया की कैसी है बेटा? इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया के अंदर हम फॉलो करते हैं बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी की हमने बात करनी है यहाँ पर, क्लियर है? ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है बच्चे? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक। यूएस से चाइना, इनकी तो ज्यादातर वही है हमारे पास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है ना ये। नाउ कम टू न्यू टॉपिक, पॉजिटिव नॉमिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है। इसमें क्या है पॉजिटिव, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने प्रेजेंट को देखना होता है, मतलब अपने ने देखा फैक्ट्स को, ठीक। तो हमने ये देखना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या चीज मार्केट में अवेलेबल हो रही है। अब अगर मैं इवेल्युएट करना चाहती हूँ, कुछ भी बताना चाहती हूँ, तो मैं ये नहीं, मैं तो देखो सजेशंस भी दूंगी ना आपको कि भाई ये हमारी कंट्री में ये चीज ठीक नहीं हो रही। जहां मैंने सजेशंस की बात करी तो मींस मैंने बात करी वहां पर नॉर्मेटिव की। सजेशंस दे रही हूँ, जजमेंट्स कर रही हूँ, तो मींस नॉर्मेटिव की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव में सब कुछ फैक्ट्स पे कर रही हूँ। जब फैक्ट्स के ऊपर बात चल रही है तो मींस मैंने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई कर दिया, कोई जजमेंट नहीं कर रही मैं यहाँ पर। जो है सो है। आपके मार्क्स कितने आए हैं, जो आए हैं वो है, इतनी पॉपुलेशन है वो है। तो इंडिया के अंदर जो चीज है, जीडीपी इतनी है, तो वो सब पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज वाज, so that means we are talking about positive economics. And on the other hand, if we are talking about ought to be, what ought to be, कि क्या होना चाहिए, जहां मैंने अपने सजेशंस डाल दिए, दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इसका भी। नेक्स्ट इज योर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस। इस पे बच्चे मैंने अलग अलग वीडियोस भी बना रखी हैं माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस पे। शॉर्ट वीडियोस में आप चैनल पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आपको सारी वीडियोस शॉर्ट में भी मिल जाएंगी। माइक्रो मैक्रो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस। माइक्रो आपका कहाँ यूज होगा बच्चे? जहां पे आपको इंडिविजुअल की बात करनी है, तो माइक्रो के अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। माइक्रो में बात होती है इंडिविजुअल यूनिट की, और मैक्रो के अंदर बात होगी एग्रीगेट की। अगर मैं बात कर रही हूँ खाली डिमांड की तो मीन्स मैं बात कर रही हूँ माइक्रो। अगर मैं बात कर रही हूँ एडी की, एएस की, बजट की, कंट्री से रिलेटेड किसी भी चीज की जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? माइक्रो और मैक्रो बेटा, क्वेश्चन आ जाता है क्या ये इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है? तो क्वेश्चन का इसका आंसर होता है कि माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। अगर मुझे इंटरडिपेंडेंट बताना होगा तो आप एग्जांपल देना कि भाई मेरे पास डिमांड है, अगर मैं सबकी इंडिविजुअल की डिमांड को टोटल कर लूंगा तो मैं एग्रीगेट पे पहुंच जाऊंगा। अगर एग्रीगेट गिवन होगी और मेरे को माइक्रो पे पहुंचना है तो मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर दूंगा, तो वहां से निकल आएगा, ठीक है। यहाँ समेशन हो जाता है, वहां पे अपॉन में हो जाएगा। तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक चीज पता है तो दूसरी पता चल जाती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो की, तो मैं मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानती हूँ। मैक्रो की स्टडी करूंगी तो माइक्रो को हेल्ड कांस्टेंट रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे आपको मैं दूंगी कंज्यूमर बिहेवियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पीपीसी का आपको टॉपिक अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मेरी वीडियो को मतलब कि देख सकते हैं, पीपीसी के लिए अलग से आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा पीपीसी, नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैं सारे डायग्राम्स के साथ आपको बता रही हूँ।